अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट हाउ टू स्टडी हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो डेंटिनोजेनेसिस तक बता दिया था और उससे रिलेटेड आगे जो हमारा टॉपिक था वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आपने जो इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। तो आज मैं बताऊँगी आपको हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटीन के हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटीन में जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, किस तरह से आपने इनको जो याद रखना है। उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटीन में मोस्टली जो है हमारे पास डेफिनेशंस ही आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, MCQ आता है, वाइवा में पूछा जाता है और SCQ, तीनों के लिए हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आपने सारी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से याद रखनी है, उनके साथ उनके 3-4 पॉइंट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके वो आपको पता होना चाहिए और डायग्राम्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से आपने इसके टॉपिक्स जो हैं, कौन से पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास आ जाता है डेंटिनल टिब्यूल्स, ठीक है। इसमें डेंटिनल टिब्यूल्स, पेरीटिब्यूलर, इंटरटिब्यूलर डेंटीन्स, ठीक है। उसके बाद इंटरग्लोबुलर डेंटीन्स, इंक्रीमेंटल लाइंस, ठीक है, और ग्रैनुलर लेयर ऑफ टोन्स, ठीक है। और उसके बाद एक सिक्लोटिक डेंटीन भी इसमें आ जाता है। तो इनकी डेफिनेशंस आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स विद डायग्राम्स। इसमें हमारे पास पहले आ जाता है डेंटिनल टिब्यूल। डेंटिनल टिब्यूल की जो आपके पास पहली ही लाइन लिखी हुई है, यही आपने इसी तरीके से याद रखनी है कि ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस सिमिलर होता है ऑस्टियोसाइट प्रोसेस के, रन इन द क्लिनिकुलाइड एंड ट्रांसफर द डेंटिन लेयर एंड दिस रेफर्स टू एज डेंटिनल टिब्यूल्स, ठीक है। और इसके बाद इसके जो ये वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने सारे का सारा याद नहीं करना है, इसको कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। इसमें हमारे पास फिर आ जाती हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देखते हैं कि इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोटीन्स कुछ प्रेजेंट होती हैं जिसे हम लोग टफ्टिन प्रोटीन्स कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास उन्होंने बताया कि जो डेंटिनल टिब्यूल्स हैं वो एक्सटेंड करती हैं टू द इंटायर थिकनेस ऑफ द डेंटिन फ्रॉम द डेंटिनो इनेमल जंक्शन टू द मिनरलाइजेशन पॉइंट एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द डेंटिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और फॉलो ऑफ द एस शेप पाथवे इसमें फॉलो होता है। इसमें क्रोनल डेंटिन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, एस शेप पाथवे के बारे में बताया हुआ है, यानी कि इसमें आपने बताना है कि मिनरलाइजेशन पैटर्न उसका किस तरह से, यानी कि मिनरलाइजेशन फ्रंट जो उसका कहाँ पे है वो तो डेंटिनो इनेमल जंक्शन जो है टू द मिनरलाइजेशन फ्रंट डेंटिनो इनेमल जंक्शन पे होता है, ठीक है। यानी कि डेंटिनल टिब्यूल्स ये बताई हुई हैं कि डेंटिनल टिब्यूल्स एक्सटेंड करती हैं इंटायर थिकनेस ऑफ द डेंटिन से फ्रॉम द डेंटिनो इनेमल जंक्शन। यानी कि आपको पता है ना कि जैसा कि हमारे पास ये अब ये टूथ है अगर बना हुआ, ठीक है, तो टूथ के आपको पता है कि टूथ की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हमारे पास इनेमल होती है, ठीक है। फिर हमारे पास डेंटिन और फिर एक डेंटिनो इनेमल जंक्शन बन रहा होता है। तो डेंटिन से लेकर डेंटिनो इनेमल जंक्शन तक का जो पोर्शन होगा उसको हम लोग जो है जो पोर्शन होगा, ठीक है, टू द मिनरलाइजेशन फ्रंट पे वहाँ पे थिकनेस ऑफ द डेंटिन जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि नेटवर्क फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द डेंटिन, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। और इसके बाद टिब्यूल्स जो इसमें फॉलो हो रही होती हैं वो एस शेप में बनी होती हैं, ठीक है। यानी कि टिब्यूल्स जो है हमारे पास कहाँ से लेकर होती हैं, डेंटिन से लेकर डेंटिनो इनेमल जंक्शन तक होती हैं। और वहाँ पे हमारे पास जो है टिब्यूल्स का प्रोसेस जो हो रहा होता है वो किस प्रोसेस में यानी कि बनी होती है, शेप जो उसकी होती है वो किस शेप में होती है, एस शेप में कर्वेचर, ठीक है, एस शेप होती है। उसके बाद क्रोनल डेंटिन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है आपको, ये अपनी एक लाइन याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्रोडिंग डेंटिन, यानी कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रांचेस की एक्सटेंड करी होती है डेंटिनो इनेमल जंक्शन पे और एस शेप पाथ पे फॉर्म हो रहा है इन द क्रोनल डेंटिन पे। एंड पेरी डेंटिन में अगर हम देखें तो ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस रन करता है बाय अनमिनरलाइज कोलेजन फाइब्रिल्स, ठीक है। और इन रूट ऑफ द डेंटिन पे अगर हम देखते हैं तो क्रोडिंग जो है ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। रिजल्ट इन द डिक्रीज सरफेस एरिया, क्रोडिंग नहीं होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। और डेंटिनल टिब्यूल्स ट्रैप स्ट्रक्चर थिननेस स्ट्रक्चर थिननेस नहीं है डेंटिनो इनेमल जंक्शन, ठीक है। तो ये ही पॉइंट्स जो मैंने इधर लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं, तो इनको मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख लिया। आप भी इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इस तरह से 4-5 पॉइंट्स लिख देंगे, आप भी ये नोट कर लें, ठीक है। और इसको आपने इसी तरह से लिख लेना है और सारे को एक दफ़ा MCQ के लिए रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका डायमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर लिखे हुए हैं ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो लिखा हुआ है कि प्रोसेस इन दीज टिब्यूल्स में डिसइंटीग्रेट और रिट्रैक्ट retract leading behind an empty tubule refers to as a dead tracks। और ये जो dead tracks हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके उसमें वाइवा में पूछे जाते हैं और MCQ में पूछा जाता है कि dead tracks क्या हैं। तो जिन बच्चों ने सिर्फ डेंटिनल टिब्यूल की डेफिनेशन कर ली और ये नहीं पढ़ा तो मतलब कि उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है dead tracks की, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिटरवाइड डेंटिन्स प्रोटेक्टिंग द पल्प ऑफ द फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। और जो ट्रैक्स हैं ये नॉर्मली अक्कर होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ द ओडोंटोब्लास्ट फ्रॉम द सेल क्रोडिंग
पार्टिकुलरली इन द पल्प हॉर्न्स, ठीक है। तो ये आपने इसको इस तरह से याद रखना है, डेट्रैक्स की डेफिनेशन, और इसके ये कि प्रोटेक्ट करते हैं पल्प को फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन, और जो क्राउडिंग, और ये किसके रिजल्ट पे बनते हैं, जब डेथ होती है ओडोंटोब्लास्ट की फ्रॉम द सेल क्राउडिंग पर्टिकुलरली इन द पल्प हॉर्न में, यानी कि जब डेथ ऑफ द ओडोंटोब्लास्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इसका डायमीटर भी आप याद रख सकते हैं कि लेस होता है नियर डेंटिनो एनामल जंक्शन एज कम्पेयर टू द पल्प सरफेस। तो ये कितने ज़्यादा पॉइंट्स बन रही हैं। अगर आपको 3 नंबर की भी डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट आर द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, तो आपके 3 नंबर इसमें आ सकते हैं, कोई भी आपके डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब मेनली ये 2 मार्क्स की ही आती है, तो आपको अगर पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दोबारा से मैं बता रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी, ठीक है। तो इसके पहले हमारे पास आ गई डेफिनेशन, दैन हमने ये पॉइंट्स उसके लिखे, उसके बाद इसका फंक्शन बताना है, और इसका ये बताना है कि एवास्कुलर फंक्शन का क्या है, डिफ्यूजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और इंक्रीज करता है रिस्पॉन्स ऑफ द पल्प, और ये हम ये भी कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है पल्प को फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। ये भी इसका फंक्शन में आ सकता है। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स लिखे, डायमीटर के बारे में बताया, डेट्रैक की हेडिंग दी, डेट्रैक की डेफिनेशन बनाई, और इस तरह से आपने डेट्रैक्स बना देते हैं। ये जो स्पेस बन रही है ना बिटवीन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि ये हमने टूथ बनाया था ना, उसके ऊपर इनेमल था, फिर डेंटिन था, फिर ये जो डेंटिनो इनेमल जंक्शन है, इसके अंदर ये क्या है, हमारे पास आ गई डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, और इनके दरमियान में जो ये स्पेस प्रेजेंट होती है, इन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, डेट्रैक्स। तो आप ये वाली डायग्राम इसके साथ बना सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो आपको आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पेज पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी एमसीक्यू लिखा हुआ है कि ग्राउंड सेक्शन में देखा जाए तो एम्प्टी ट्यूब्यूल्स जो है वो पेयर होती हैं, ट्रांसमिटेड लाइक एज ब्लैक बिकॉज दे आर एम्प्टीयर, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए लाइन पढ़ लेनी है। उसके बाद पेरिट्यूब्यूलर डेंटिन्स आ जाता है। पेरिट्यूब्यूलर डेंटिन्स ट्यूब्यूल्स जो कि सराउंड हुई होती हैं बाय अ कॉलर ऑफ मोर हाईली कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, उन्हें हम लोग पेरिट्यूब्यूलर डेंटिन्स कहते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट होती हैं एट द मिनरलाइजेशन फ्रंट से स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक है। पिछले भी हमें पढ़ा था मिनरलाइजेशन फ्रंट पे हो रही होती है डेंटिनो एनामल जंक्शन के प्रोसेस पे। उसके बाद हमारे पास क्या कहा जाता है, मैकेनिज्म बाय विच पेरिट्यूब्यूलर डेंटिन, ये आप बेशक ना भी पढ़ें, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हाइपर मिनरलाइज्ड होते हैं, ठीक है। इसके आपने डेफिनेशन लिखी, बताया हाइपर पोलराइजेशन होते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं द मिनरलाइजेशन फ्रंट पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेरिट्यूब्यूलर डेंटिन्स कंटेन करते हैं, हाँ, इनमें लिटिल कोलेजन्स होते हैं, ठीक है। और इनरिच्ड इन द नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स, नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जो कोलेजनस प्रोटीन्स हैं वो इसमें कम होती हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रोटीन्स के नाम है डीएसपी एंड डीएमपी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेरिट्यूब्यूलर में कौन सी जो प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाइपर मिनरलाइजेशन ऑफ द डेंटिन इज रियली अपीयरेंट इन द ह्यूमन टीथ एंड नॉन मिनरलाइजेशन ग्राउंड सेक्शन एट राइट एंगल, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। तो इसके जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है। और पेरिट्यूब्यूलर डेंटिन्स जो हैं कि आपने डायग्राम ये देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्लेरोटिक डेंटिन। ये जो डायग्राम्स आपकी इस तरह से रफ सी बनी हुई है, इनको अपनी कोशिश करना है, जब आपको देखना, आप जब चीज़ से पढ़ लेंगे, जैसे कि आप अपने इनेमल पढ़ लिया, डेंटिन सीमेंटम, तो आपको पता है कि इनेमल के ऊपर भी लेयर बना देनी है, उसको इनेमल से लेयर कर देना है, डेंटिन नीचे एक लेयर से उसको अंडर उसको कर देना है, बीच में एक पल्प चैम्बर है, तो उसको हमने पल्प चैम्बर से जो उसकी हेडिंग उसकी वो मार्किंग कर देनी है। इस तरह से जो भी आपकी डायग्राम होती है जिसके ऊपर मार्किंग हुई होती है वो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि अब हमारे पास ये ना डेंटिनल ट्रैक्स की भी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। यानी कि ये एनामल है, ये डेंटिन है, और उसके अंदर ये डेंटिनल ट्रैक्स प्रेजेंट है, ठीक है, डेड डेंटिनल ट्रैक्स। तो इसकी अगर डायग्राम आए तो ये भी आप इजीली बना सकते हैं। सारा पिंक से आप इसको शेड देने, और इसको आप पर्पल से शेड दे सकते हैं, इसको आप इनेमल से हाईलाइट कर दें, इसको आप डेंटिन से हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो ये आपकी अच्छी बड़ी डायग्राम बन जाती है। तो इस तरह से कोशिश किया करेंगे खुद डायग्राम्स बनाएं ताकि आपको लास्ट पे याद रखें, ठीक है। अगर आप वैसे ही नेट वगैरह से देख के थोड़ी देर के लिए आप अगर डायग्राम देख लेते हैं, बाद में नहीं देखेंगे तो आपको बाद में याद नहीं रहेंगी। इसलिए जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होती हैं उनकी कोशिश किया करें खुद ही बना लें, जो आपको बुक से नहीं मिलती, अगर आपने नेट से भी ली है तो उनको आप बुक पे बना लें, ताकि आप जब लास्ट पे जाएँ तो, क्योंकि डायग्राम से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन लिखी है, 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, डायग्राम भी लिखी है, तो 3 नंबर आप पे मिल जाते हैं ईजीली, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्क्लेरोटिक डेंटिन। स्क्लेरोटिक डेंटिन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। स्क्लेरोटिक डेंटिन की पहले डेफिनेशन के डेंटिनल ट्यूब्यूल्स दैट हैव बिकम एक्लूडेड विद कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, ठीक है, एक्लूडेड विद कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, ये इसकी आगे डेफिनेशन आ गई, और यही लिखा होता है एक्लूडेड विद कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। तो ये क्या है, स्क्लेरोटिक डेंटिन है, इंटरट्यूब्यूलर डेंटिन है, तो आपको बताना चाहिए स्क्लेरोटिक डेंटिन है, ठीक है। इस तरह से आपके एमसीक्यूज भी हो जाते हैं जब आपने पढ़ना है, इस तरह से इनको पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है कि जो डेंटिन है इसे हम ग्लासी अपीयरेंस, यानी कि इनकी जो हमारे पास अपीयरेंस है वो कौन सी है, ग्लासी है, और यानी कि ट्रांसलूसेंट है। उसके बाद अमाउंट ऑफ स्क्लेरोटिक डेंटिन इंक्रीजेस विद एज एंड मोस्ट कॉमन इन द अपिकल थर्ड ऑफ द रूट एंड इन द क्राउन मिडवे बिटवीन द डेंटिनो एनामल जंक्शंस एंड द सरफेस ऑफ द पल्प। ये जो लाइंस लिखी हुई हैं ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और एससीक्यू में भी आपने ये लिखनी है कि मोस्ट कॉमन जो है वो कहाँ पे होती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है कि 18 ईयर्स ओल्ड जो प्रीमियर्स हैं उनमें होती है विदाउट एनी इन्फर्ट, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। कि अगर आपको कभी वाइवा में कभी घुमा फिरा कर जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अगर लाइन, क्योंकि बुक की लाइन्स लिखी होती हैं ना मेनली, वाइवा भी वो उसी का ही सिनेरियो बेस बना के पूछ देते हैं, तो ये आपने इस तरह से इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्लूजन ऑफ द टेब्यूल्स में। अगर ये जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की होती हैं ना अपनी बुक पे, वो आप अपनी बुक पे ज़रूर अंडरलाइन किया करें, ठीक है। ये आपको बाद में हेल्पफुल होंगी। वो अंडरलाइन की हुई लाइन्स जो है मेरी, वो मोस्टली एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं इसमें से, और इसमें से कभी कभी आपको जो है वो वाइवा में भी उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर एमसीक्यू के लिए वो लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, और एससीक्यू में भी आपने जो पॉइंट्स बना के लिखने होते हैं उनमें भी वो लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर वो लाइंस लिख लें तो आपके मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और कभी भी इस तरह पैराग्राफ में अपना पेपर अटैम्प्ट ना किया करें, उसको पॉइंट्स में ही अटैम्प्ट किया करें, ठीक है। उसके बाद एक्लूजन ऑफ द ट्रिब्यूल्स में अकर इन सेवरल अदर वेज, डिपोजिशन ऑफ मिनरल विद इन द ट्रिब्यूल विदाउट एनी डेंटिन फॉर्मेशन एंड डिफ्यूज मिनरलाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद देन ये आ गया हमारे पास occurs with a variable odontoblasts process still present, ठीक है। इसको रीड कर लेना। और मिनरलाइजेशन प्रोसेस itself and tubular contents including इंटरट्यूबुलर कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। जो हमारे पास क्लोरेटिव डेंटिन है उन्हें हम लोग इंटरट्यूबुलर डेंटिन्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है इसको पढ़ लेना है, क्योंकि स्क्लेरोसिस रिड्यूसेस द परमेबिलिटी ऑफ द डेंटिन, इट में हेल्प टू प्रोलॉन्ग द पल्प वैलिडिटी। ये इसका फंक्शन आता है स्क्लेरोटिक डेंटिन का, ठीक है। कि यानी कि स्क्लेरोसिस जो है ये स्क्लेरोटिक डेंटिन क्या करती है, डेंटिन की परमेबिलिटी को डिक्रीज़ करती है और हेल्प करती है प्रोलॉन्ग पल्प वैलिडिटी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरट्यूबुलर डेंटिन। इंटरट्यूबुलर डेंटिन जो है ये क्या है, डेंटिन लोकेटेड बिटवीन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो डेंटिन्स होती हैं बिटवीन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटरट्यूबुलर डेंटिन्स। इंटरट्यूबुलर डेंटिन्स जो रिप्रेजेंट करती हैं प्राइमरी फॉर्मेटिव production of the odontoblasts and consist of the इंटरवोवन नेक्ट्रॉन टाइप 4 कोलेजन। इसमें अपने याद रखने हैं कोलेजन कौन से प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस पर जो फिब्रिल्स हैं इसका मतलब आपने क्या याद रखी, इसकी डेफिनेशन याद रखी। उस पर टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसका डायमीटर आपने याद रखना है। एपेटाइड क्रिस्टल्स आर डिपोजिटेड, और उसके फाइब्रिल्स जो हैं वो रेंज हो जाते हैं रैंडमली इन अ प्लेन। उसके बाद जो नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स पे भी कंसिस्ट कर रहे होते हैं, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपने 4-5 पॉइंट्स हैं इसके, ये आपने याद रखने हैं और डायग्राम बना देते हैं। इस तरह से आपने डायग्राम बना सकते हैं, तो ये भी आपकी मानी जा सकती है, ठीक है। यानी कि अब इस तरह से गोल गोल 3 डॉट्स बना दें, उनके दरमियान में यानी कि जिस तरह से टी बनाए इस तरह टी बना दें, और बता दें कि ये हमारे पास जो अंदर वाली लाइंस हैं ये क्या है, इंटरट्यूबुलर डेंटिन्स एंड डेंटिन विद इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरग्लोबुलर डेंटिन। इंटरग्लोबुलर डेंटिन जो है ये क्या है, एरिया है अनमिनरलाइज्ड और हाइपोमिनरलाइज्ड डेंटिन का। पिछली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इंटरट्यूबुलर डेंटिन्स की, पेरिट्यूबुलर डेंटिन हमने पढ़ा था हाइपर मिनरलाइज्ड होता है, और जो इंटरग्लोबुलर डेंटिन है ये क्या है हमारे पास हाइपोमिनरलाइज्ड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है इसका। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबुलर जोन ऑफ मिनरलाइजेशन यानी कि कैल्सोफेराइड्स हैव फेल्ड टू फ्यूज इनटू होमोजेनियस मास विद इन द मैच्योर डेंटिन। ये आपने लाइन वैसे ही याद रख लेनी है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी इन द विटामिन डी या फिर एक्सपोजर टू हेल्प लेवल ऑफ द फ्लोराइड एट द टाइम ऑफ डेंटिन फॉर्मेशन तभी होती है, ठीक है। और डिफेक्ट इन मिनरलाइजेशन अगर ये जो मैं लाइन्स लिख रही हूँ आप कैसे लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये कॉमन होती है इन द सर्कमपल्पल डेंटिन, यानी कि ये जो हमारे पास इंटरग्लोबुलर डेंटिन है ये कहाँ पे कॉमन है, सर्कमपल्पल डेंटिन पे कॉमन है, ठीक है। और जो हमने पीछे स्क्लेरोटिक डेंटिन पढ़ी थी वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसकी लोकेशन भी आपने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने डायग्राम बनाई है जैसा कि अनमिनरलाइज्ड एरिया यानी कि बाहर ज़्यादा डेंटिन है और अंदर अनमिनरलाइज्ड एरिया जहाँ पे होगा वहाँ डेंटिन का, वहाँ पे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरग्लोबुलर डेंटिन, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी डायग्राम्स देख लेनी है, ठीक है। अच्छा ये जो डेंटिन सेलुलर प्रोटीन बनी हुई है इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइंस पढ़ लेनी है इसकी डेंटिन सेलुलर प्रोटीन्स की, ठीक है। उसके बाद आपने बिलो ये का जो लोकेशन थी कि मोस्ट कॉमन होती है सर्कमपल्पल डेंटिन पे जस्ट बिलो द मेंटल डेंटिन वेयर द पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन इज लार्जली ग्लोबुलर, ठीक है। तो ये आपको लाइन आनी चाहिए इनकी, और ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। ये मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आया होता है MCQs में, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन्स, इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन्स जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स हैं। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स आपने ज़रूर लिखना है। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स हैं प्राइमरी डेंटिन के डिपॉजिटेड में इंक्रीमेंटली एट अ डेली रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर। इसका जो माइक्रोमीटर डायमीटर लिखा हुआ है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। एट द बाउंड्री बिटवीन ये बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद ये वाली जो लाइन लिखी हुई है कि डेली इंक्रीमेंट इन अ 5-day साइकिल इन विच चेंजेस इन द कोलेजन फाइबर्स ओरिएंट्स
are more exaggerated and these incremental lines runs at the right angle to the dentinal tubules and generally walk the normal rhythmic linear pattern of the deposition inward rootward direction। ठीक है, ये आपने सारा रीड कर लेना है। ये वाली जो लाइन्स हैं जो मैंने अंडरलाइन की हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये आपको आनी चाहिए इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन यानी कि वॉन एबनल लाइन्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन्स हैं या फर्दर आगे इनकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास वॉन एबनल लाइन्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास जो है वो लाइन्स ऑफ ओवन आ जाती है और एक हमारे पास नियोनेटल लाइन्स आ जाती हैं। तो ये आपने इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन जो है इसकी डेफिनेशन लिखी। ठीक है, इसकी ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने वॉन एबनल लाइन्स की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, यानी कि डेपोजिशन होगी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की डेली रेट 4 माइक्रोमीटर पे पर डे, तो उसको हम लोग इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन्स कहेंगे और इंक्रीमेंटल लाइन्स रन एट राइट एंगल टू द डेंटिनल टब्यूल्स तो उन्हें हम वॉन एबनल लाइन्स कहेंगे। ठीक है, ये मैंने इनकी लाइन्स लिखी हुई हैं। ये आपने डेफिनेशन दोनों याद रखनी है और बाकी सारा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। और ये वाली लाइन्स आपने याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिखनी भी है सीक्यू में जब आपको आएंगी। ठीक है, उसके बाद लाइन्स ऑफ ओवन, जो लाइन्स ऑफ ओवन की वाली डेफिनेशन है ये आपने लिखनी है कि फाउंड होती है इन द डेंटिन इन द काउंटर ऑफ लाइन्स ऑफ ओवन। नेक्स्ट इसका जो फर्दर लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें हमारे पास आ जाती हैं कि काउंटर लाइन्स जो है रिजल्ट किसके रिजल्ट में बनती है फॉर्म अ को इंसिडेंस ऑफ द सेकेंडरी कर्वेचर बिटवीन द नेबरिंग डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। इनके को इंसिडेंस होता है जब सेकेंडरी कर्वेचर का बिटवीन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, तो तब हमारे पास काउंटर लाइन्स बन रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि क्या किस वजह से बन रही होती हैं काउंटर लाइन्स ऑफ ओवन जो है वो डेफिशिएंसी इन मिनरलाइजेशन में जब डेफिशिएंसी होगी तब उसकी वजह से भी हो रही होती है। ठीक है, और एक्सपेंशनली वाइडर काउंटर लाइन्स इज द न्यूट्रलाइजेशन लाइन। अगर एक्सेप्शनली क्या हो जाए कि काउंटर लाइन्स जो हैं वो वाइड हो गई हैं यानी कि वाइडर हो गई हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे न्यूनेटेड लाइन्स कहेंगे, जो कि कहाँ पे फाउंड होती हैं इन द मिनरलाइजेशन एट बर्थ एंड रिफ्लेक्ट्स द डिस्टर्बेंस इन द मिनरलाइजेशन क्रिएटेड बाय द फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ द बर्थ। यानी कि जब फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ द बर्थ पे अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है मिनरलाइजेशन पैटर्न में तो तब नियोनेटल लाइन्स जो है वो बन रही होती हैं और ये मोर प्रोमिनेंट होती हैं देन द रेस्ट ऑफ लाइन्स। ठीक है, और ये हाइपर मिनरलाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाइपो मिनरलाइज्ड है सॉरी। ठीक है, तो ये जो 3 लाइन्स है यानी कि नियोनेटल उस पर इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाइन में आपके पास 3 लाइन्स आपको पता होनी चाहिए, नियोनेटल लाइन्स, काउंटर लाइन्स ऑफ ओवन एंड द वॉन एबनल लाइन्स। इन तीनों की आपने डेफिनेशन याद करनी है और ये जो इसकी डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन आपने बुक वाली ही याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपने 3 लाइन्स याद रखी। उसके बाद ग्रेनुलर लेयर ऑफ द टोम्स। ग्रेनुलर लेयर ऑफ द टोम्स क्या है कि ग्रेनुलर एरिया है जो कि अपीयर होता है इन द रूट टीन जस्ट बिलो द सीमेंटम। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप ये भी डायग्राम देख सकते हैं इसकी। ठीक है, यानी कि ग्रैनुलर लेयर ये सीमेंटम और ये डेंटिन और सीमेंटम के जस्ट बिलो क्या बन रहा होता है ग्रैनुलर एरिया ऑफ द ग्रैनुलर लेयर ऑफ द टोन्स। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम करनी है, ये भी डायग्राम कर सकते हैं आप, ये वाली डायग्राम भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके में जो अपने पॉइंट्स याद करने हैं कि ग्रैनुलर अपीयरिंग एरिया ग्रैनुलर टोन्स ऑफ द प्रोसेस जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द डेंटिन वेयर द रूट इज कवर्ड बाय द सीमेंटम। यही लाइन जो अपनी डेफिनेशन याद रखनी है वो बुक वाली ही डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, खुद से कोई भी नहीं लिखनी, बुक वाली याद रखनी है, फिर आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्रीज करते हैं granularity occur in the cementoenamel junction to the root of the apex। then आपने याद रखना है कि minute hypomineralized area of the interglobular dentine। ठीक है, यानी कि पॉसिबल रीजंस की आप हेडिंग देके ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्रपोज टू बी राइटर। और दूसरे नंबर पे आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि टर्मिनल पोर्शन जो है डेंटिनल टब्यूल्स का फाउंड होनी है द रूट डेंटिन एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द कोलेजन नॉन कोलेजनस यानी कि इसमें कोलेजनस एंड नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। डेंटिनल टब्यूल्स फाउंड हो रही होती हैं ओनली इन द रूट डेंटिन पे। ठीक है, और क्या हो जाता है हाइपोमिनरलाइजेशन पैटर्न आपने बताना है इसका कि हाइपोमिनरलाइज्ड एरिया होता है इंटरग्लोबुलर डेंटिन पे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स और ये अक्कर किधर होते हैं सेमेंटोएनामल जंक्शन पे टू द एपेक्स ऑफ द टूथ। ये आपने बताया इसकी लोकेशन एंड देन आपने इसकी डेफिनेशन और डायग्राम। ठीक है, 5-6 पॉइंट्स आपके इसके बन गए हैं तो आपके आराम से इजीली 2 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर की अगर डेफिनेशन आई 3 नंबर की भी आई तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पल्प जो है ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होप तो कि आपको जो है हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटिन की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से इसको SCQ और MCQ के लिए अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और ये SCQ MCQ वाइवा के लिए मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, और इनकी डायग्राम्स भी आपने करनी है। ठीक है, और कोई भी अगर आपको क्यूरी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो तभी आप बता दीजिए। जो हमारा FB का ग्रुप है वहाँ पे मैं अपलोड करती जाऊँगी, वहाँ पे आप देखते रहिएगा। और इसके आई होप सो कि मैंने MCQs वहाँ पे अपलोड किए भी हुए हैं। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि वो जो मैंने MCQs अपलोड किए हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर उनके आंसर्स भी काट दिया करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो के लास्ट पे मैं MCQs अपलोड कर दूं तो वो मैं वीडियो के लास्ट पे भी कर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर कर दीजिएगा, फिर जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी इस तरह से MCQs की भी प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है,
और भी अगर आपको कोई क्यूरी है या आप किसी भी टॉपिक के बारे में जो है गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह कि मैं आपको जो है वो गाइड करती जाऊँगी। और आपको आपने ये हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटिन ही नहीं बल्कि आपने डेंटिन और पल्प का पूरा चैप्टर जो है ये अपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ SCQ वाइवा ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, वाइवा इसका ज़रूर होता है। तो आपने इसी तरह से इनके पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं और आपने इसको जितना भी टाइम लगे अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे ना तो आपको 2-3 दिन में आपको डेंटिन एंड पल्प पूरे का पूरा अच्छे तरीके से याद हो सकता है विद डायग्राम्स। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। और आपने अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।